हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु खेम में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 27 अक्टूबर यानी कि कल से आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आज है 26 अक्टूबर और कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट वीडियो है बहुत ही ज़्यादा। इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है, ठीक है, जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है उसकी जो पवन सीरीज है उसके जो गणित के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, गणित का कक्षा शिक्षण जो उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसकी हम महा मैराथन क्लास इसमें देखने वाले हैं। मतलब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट में आपको 92 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, पवन सीरीज की जो गणित की सीरीज है उसमें जो है 92 क्वेश्चंस हैं, आपको जो है 40 से 45 मिनट में आपको पूरे करवाए जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेते हैं पेपर देने से पहले तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको कि आप जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो पूरे करके आएंगे ही, जो 5 क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही आप उसके जो अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न और जो लघुत्तरी प्रश्न वो भी आप करने में सक्षम हो जाएंगे, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि देखो बीटीसी या डीएलएड का जो एग्ज़ाम होता है वो इतना टफ़ एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई कैंडिडेट्स अपने ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है मैथ समझने में बहुत ही परेशानी आती है। तो उन्हीं सब के लिए, उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है बहुत ही आसान भाषा में जो है इस क्लास को जो है तैयार किया है। तो आप लोग क्लास को देखिए और क्लास पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और चलिए, और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर देना। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो ये हमारा चौथा पेपर है जो गणित का, जो डीएलएड में क्रम वाइज पेपर रहते हैं, जैसे कि पहला बाल विकास, दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इस तरीके से क्रम वाइज पेपर रहते हैं। तो ये चौथे नंबर का पेपर है हमारा गणित का। तो चलिए हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 0.6 और 0.4 का मान ज्ञात करना है, इनटू है बीच में, यानी कि गुणा करवाना है। तो गुणा करवाने के लिए पहले हम जो दशमलव इसमें लगे हैं उनको नेगलेक्ट करके हम 6 और 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24 यानी 24। अब इसके बाद हम जो दशमलव हमने नेगलेक्ट किए थे उनको हम काउंट करेंगे कितने दशमलव हैं यहाँ पर। मतलब देखो दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, ये 0.4 लिखा है, ये 0.6, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा जो हमारा फाइनल आंसर आएगा। यानी कि 2 अंक बाद कहाँ पर, 1 और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 के आगे दशमलव लग जाए। 0.24 इस सवाल का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या ज्ञात करना है जिसका 24% 96 है। तो देखो इसको मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूँ कि 24% इक्वल है 96 के, तो 1% इक्वल हो जाएगा हमारा कितना, 2400 के 96, 4 के। हमें निकालना क्या है, संख्या, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमने 100 का गुणा इस तरफ किया है तो 100 का गुणा इस तरफ भी करना पड़ेगा हमें, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी कि में आया आपको ये प्रश्न बहुविकल्पी में, तो आपको इसी तरीके से करना है कि 24% की वैल्यू 96 है तो 1% की वैल्यू 2400 के 96, 4 हो जाएगी। 100% की वैल्यू हमारी 400 हो जाएगी। लेकिन आपको अगर यही प्रश्न अति लघुत्तरी में या फिर लघुत्तरी में आए तो उसको आपको बेसिक से करना होगा। बेसिक से मतलब क्या होगा कि उसमें जो है हमें करने का तरीका ये होता है कि जैसे हमें संख्या ज्ञात करनी तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि माना संख्या बराबर x। इस तरीके से आपको एग्जाम में बाकायदा लिखना है बहुत अच्छे से, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न में। ठीक है, माना संख्या बराबर x का अब लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, प्रश्नानुसार x का 24%
बराबर 96। फिर उसको आगे सॉल्व करते जाएंगे इस तरीके से, x गुणे 24/100 बराबर 96, क्योंकि परसेंट हटता है तो 100 आता है नीचे, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे परसेंट इक्वल 1/100। ये इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपकी कॉपी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। और हमें भी जो है इस तरीके से एग्ज़ाम देना होता है कि देखो यहाँ से 24 चौके 96 400, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 400। इस तरीके से आपको करना है। हम जो एग्ज़ाम देते हैं वो इस तरीके से देते हैं दोस्तों कि हमें जो है प्राइमरी तक के जो यानी 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको हमें पढ़ाना होता है, जिसके लिए हम जितना डिटेल वाला मेथड होता है वो बेसिक कह सकते हैं, जो उसको हमें आना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। शॉर्टकट में तो आप कर ही सकते हैं अपने एग्ज़ाम में पास होने के लिए, लेकिन आपको उसका बेसिक आना चाहिए। बेसिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब टीचर बन जाएंगे तो टीचर बनने के बाद आपको अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे होंगे स्कूल के 1 से 5 तक के, उनमें जो है उनको आपको बहुत ही बेसिक से समझाना पड़ता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ बतानी पड़ती हैं, तो आप बेसिक पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, बेसिक का भी और प्लस शॉर्टकट भी बताऊंगा कि ऑप्शन जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कम समय में कैसे अटेंड कर सकते हैं, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण होते हैं। तो इसका मैं थोड़ी सा आपको बेसिक बताना चाहूँगा। जैसे कोई भी दो समांतर रेखाएं होती हैं अगर, और इनके बीच में अगर कोई एक तिर्यक रेखा खींची जाती है, ठीक है, तो अंतः कोण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण अंतः कोण हो जाएंगे। एक और के कह रहा है, क्योंकि मतलब एक ही साइड के दोनों कोण को कह रहा है। अगर इस वो कहता अलग अलग वाले, तो देखो समझने की कोशिश करना अच्छे से। अगर वो कहता कि अंतः कोण अगर विपरीत साइड के कह देता, देखो अगर इन दोनों की बात करी जाए तो ये दोनों बराबर कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं उसमें एक तिर्यक रेखा अगर हम खींच दें तो जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, और सेम ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 180 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों 180 हो जाते हैं तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये कोण और ये कोण भी 180 होता है ऐड करने पर, ठीक। तो हमसे यही पूछा है कि जो ये वाला कोण है हमारा और ये वाला कोण है, इनको क्या कहते हैं हम? तो किसी भी दो कोणों का जो योग होता है अगर 180 आ जाता है हमारे पास, तो हम उनको कहते हैं संपूरक कोण। क्या कहते हैं? संपूरक कोण। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट कर देना। मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि आपको इसी क्लास में पूरा समझ में आ जाए। क्लास थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन आपको इससे बहुत ही कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है? तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 लिख देंगे। 3 कहाँ पर है? यहाँ पर ये रहा। इसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक। तो 4 अंक है तो 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद इसका स्थानीय मान निकालेंगे, 3 लिख देंगे। कितने अंक है 3 के बाद? 1 2, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद हम निकालेंगे तीसरे ऑप्शन का स्थानीय मान, 3 लिख देंगे। 3 के बाद कितने अंक है? सिर्फ 1। और यहाँ पर जब हम स्थानीय मान निकालेंगे 3 लिख देंगे। इसके बाद कितने अंक हैं? 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 भी जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे कम स्थानीय मान किसका आया हमारा? देखो ये आया चौथे ऑप्शन का, जिसमें हमारा 3 का स्थानीय मान सबसे कम यानी कि सिर्फ 3 आया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 5वां, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना होता है? तो दोस्तों एक अंतर होता है। जैसे कि मैं क्रमागत दो पूर्णांक 4 5 लगातार हैं, इनमें कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, ठीक है। मैं ले लूँ 7 8, तो 7 8 में कितने का अंतर है? इसमें भी 1 का अंतर है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो योज्य प्रतिलोम जो होता है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए उसमें जो है माइनस का निशान लगा दिया जाता है। अगर वो माइनस में है पहले से तो उसमें प्लस का निशान लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये 3/4 है, अगर इसका मैं योज्य प्रतिलोम निकालूं तो कितना आ जाएगा? -3/4, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसका योज्य प्रतिलोम। अब इसका हमें जो योज्य प्रतिलोम आया है, इसका हमें अब गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है दोस्तों, वो होता है इसका उल्टा कर दिया जाता है। मतलब 3/4 लिखा है तो इसको लिख देंगे हम 4/3, माइनस का 4/3, क्योंकि माइनस लगा है इसमें, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग? किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर
जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या क्या है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है हमें जो है संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जो संख्या नहीं, यहाँ पर वही संख्या प्राप्त होती है ये लिखना चाहिए उनको। ठीक है, तो देखो इसको बेसिक से मैं कैसे करूँगा। तो बेसिक से करने के लिए सिंपल है कि जैसे कोई संख्या मैंने मान ली x है। ठीक है, इसका हम 60% हम जब निकालेंगे, देखो दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ तो थोड़ी स्लो रहेगी वीडियो, बट अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे तो आप उसकी स्पीड 1.5x या 2x में जितने भी आप कवर कर सकते हैं तो इसमें लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरा काम है आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना। ठीक, तो देखो x का 60% मतलब हमने जो संख्या मानी उसका 60%, अगर इसमें हम 32 ऐड कर दे रहे हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जा रही है, मतलब x ही हमें प्राप्त हो जा रही है यहाँ पर। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो x इंटू 60/100 लिखा है पूरा प्लस में है, हम उसको इस तरफ भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस में, यानी कि 32 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x इंटू x माइनस x इंटू 60/100 में पूरा जो है ये वाला जो हमारा पूरा पद है इसको मैं जो है बराबर के उस तरफ अक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो गया। इसके नीचे एक लिख के हम लासा यहाँ पर ले लेंगे 100, यहाँ पर 1 का भाग 100 में करेंगे 100 आ जाएगा, 100 का गुणा x में करेंगे तो 100x यहाँ पर हो जाएगा, माइनस 100 का भाग 100 में करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा इस वाले पद में करेंगे ऊपर वाले में तो सिंपली 60x ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 100x में से 60x जाएगा तो बचेगा 40x/100 और बराबर में हमारे पास यहाँ पर क्या था 32 यानी 32। ठीक है, अब देखो 40x बराबर 32 गुणे 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बटे में संख्या रहती है अपॉन में उसको जब हम बराबर की उस तरफ यानी पक्षांतर करते हैं तो वो गुणा में पहुँच जाती है। ठीक है, अब सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन, इसकी 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 8 32, 8 बार में कट जाएगा ये, तो x का मान कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 यानी 80 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से आठवां क्वेश्चन है कि 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान। देखो एक 455 नाम की हमारी संख्या है, इसमें पहले 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा और दूसरे 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। ये आप सबको इतना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, स्थानीय मान निकालना। अब वो कह रहा है कि स्थानीय मान के अंतर और योगफल का गुणनफल निकालना है, तो अगर इनका मैं दोनों का अंतर निकालूं तो कितना आएगा, 50 में से 5 जाएगा 45 बच जाएगा, और अगर इनका मैं योगफल निकालूं तो 50 में 5 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 55, यानी कि 45 गुणा जब 55 करवाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2475। ठीक है, जो इस सवाल का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ से नौवां क्वेश्चन है हमारा कि संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो दोस्तों इसमें कोई नहीं होता है क्योंकि 0 में कोई रोमन अंक नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां देखो सिंपल है, 25 लिखा है ये तो 25 लिख देंगे। ठीक है, प्लस लगा है तो 3/100 है तो 3 देखो इसके बाद दशमलव लगा के 2 3 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ठीक, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी भी 0 हम बढ़ा सकते हैं। 3/3/100 लिखा है यहाँ पर तो दशमलव लगा के 03 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 100 में कितने 0 हैं 2, तो 3 में कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा 1, 2 अंक बाद दशमलव ये लगा दिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेम 4 के नीचे 3 0 हैं तो दशमलव लगा के 1 2 3, 4 के नीचे 3 0 हैं 1 2 3, तो 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब इनको सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 25.034, तो 25.034 हमारा तीसरा ऑप्शन में मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो जो एल होता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये समझ लो, इसको जो है याद करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, एल कभी रिपीट नहीं होता है। संख्या 70 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा। तो देखो इसमें अगर मैं 6 का स्थानीय मान निकालूं तो 60 हो जाएगा और 5 का स्थानीय मान निकालूं तो 500 हो जाएगा। अब 500 और 60 का जब हम गुणा करेंगे, 500 और 60 का जब हम गुणा करेंगे तो देखो 1 2 3 0 पहले से हैं और 5 6 30 और हो जाएगा, यानी कि 30,000 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 0.5 का 4% कितना है। 0.5 का 4%, यानी कि 4 और परसेंट हटा के नीचे यहाँ पर
100 कर देंगे। देखो इसको करने के इसको जो है हम कई तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है। यहाँ से हम इसकी दशमलव हटा के एक जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऊपर 5 का गुणा 4 में करवा देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर 1000 हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो ख़त्म कर देंगे। अब सिंपल 2/100 बचा है तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.02 जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। 14वां नंबर का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या। इसका सूत्र जो होता है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं, LCM इंटू HCF, और जो पहली संख्या है उसको हम भाग करवा देते हैं इनके गुणनफल में, ठीक है। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी थी तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा LCM 525 है इसका गुणा और मासा का गुणा करवा लेंगे 35 है जो, और जो पहली संख्या है हमारी एक, इसमें हम 175 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। अब इसको सिंपली हम 5 से काटेंगे तो 5 थी 15 और 5m 25, और 5 से इसको काट देंगे तो 5 एकम 5 0 5m 25 और 35 से 35 यहाँ पर कट जाएगा, यानी 105 जो है हमारी पहली संख्या हो जाएगी। 15वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, जब देखो x - 2 = 1 लिखा है तो x = हो जाएगा 1 + 2, माइनस का 2 है बराबर को उस तरफ भेज देंगे प्लस का हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 रख देंगे, ठीक है। देखो x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस x का मान 3 है तो 5 गुणा 3 कर देंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, प्लस 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, 15 और 2 17, 17 और 27 कितना हो जाएगा, 44, यानी 44 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों इसके जो है ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं है, जो 72 दिया गया है और जो 88 दिया गया है, इनमें जो है हम दोनों में LCM निकाल देंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं 72 और 88 का जब LCM निकालूंगा तो 72 को लिख सकते हैं 8 नम 72, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये हो गया 8 नम 72। 88 को लिख सकते हैं 11 8 88, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1। तो LCM कैसे निकाला जाता है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पावर होती है, यानी कि 2 की पावर 3 देखो सबसे ज़्यादा है, इसके बाद बचा क्या, 3 की पावर 2 बचा, और क्या बचा यहाँ पर 11 बचा, ठीक है। तो इसका जब हम गुणा करवाएंगे तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 3 का 9 गुणा 11, 8 नम 72, 72 में जब हम 11 गुणा करवाएंगे 11 दूनी 22 और 11 7 77 77 78 79, 792 हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन यहाँ पर कहीं भी 792 नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्रॉक्सीमेटली लगाएंगे 792 लगभग किसके पास में हो जाएगा, तो ये दोस्तों 828 के पास में हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल में आंसर गलत दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 17वां, कि कक्षा 8 में XC छात्र हैं, XL छात्र आज अनुपस्थित हैं, कितने छात्र उपस्थित हैं। देखो अगर इसको अतिलघु उत्तरी में करेंगे तो इसका एक अलग तरीका होता है, लेकिन मैं आपको इसको ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। XC का मतलब होता है 90, XL का मतलब होता है 40। अब टोटल छात्र 90 हैं, 40 आए नहीं हैं, तो कितने आए हैं, 90 में से 40 घटा देंगे 50, यानी 50 छात्र जो है हमारे आए हुए हैं, तो 50 को लिखते हैं हम L, ठीक है। ये हो गया तरीका करने का। अगर ये सवाल जो है अपना उसमें आता अतिलघु उत्तरी में तो उसको दूसरे तरीके से करते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 40% 70% बढ़ाया गया, आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। फिर से वही कहूँगा कि अगर ये सवाल अतिलघु उत्तरी में आएगा तो उसको अलग तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन अगर बहुविकल्पी में आया है आपको कम समय में करना है तो कैसे करेंगे। मैंने माना कि आयत की जो लंबाई यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं चौड़ाई लिख ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने माना कि लंबाई उसकी पहले 100 थी, अब वो 40% बढ़ गई, यानी कि 140 हो गई, ठीक। और मैंने माना कि इसकी चौड़ाई भी पहले 100 थी, अब चौड़ाई 70% बढ़ गई, यानी कि 170 यहाँ पर हो गई चौड़ाई, ठीक। देखो ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी। वो कह रहा है आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है LB, यानी कि इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करवाने से पहले मैं यहीं पे इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ,
जैसे इसकी एक जीरो से इसकी एक जीरो ख़त्म कर दूंगा, इसकी एक जीरो से इसकी एक जीरो ख़त्म कर दूंगा। 10 का गुणा 10 में करवा देंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और 14 का गुणा 17 में करवा देंगे तो 17 चौके 68 की 8 हासिल 6, 17 एकम 17 और 6 23, यानी 238। अब यहाँ पर देखो क्षेत्रफल पहले 100 था, वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल 238 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, ये 138 बढ़ गया, तो जो कि तीसरे ऑप्शन में हमारा दिया गया है। ठीक है, ये छोटा तरीका है, लेकिन अगर हमें जो है इसको बेसिक से करना होता तो हम कैसे करते, हम मानते कि माना लंबाई कितनी है हमारे पास, L है, चौड़ाई कितनी है हमारे पास, B है। 40% की वृद्धि करने के बाद लंबाई ये हो जाएगा L इंटू 140/100। 70% की वृद्धि करने के बाद चौड़ाई ये हो जाएगी B इंटू 170/100। पहले क्षेत्रफल L इंटू B, बाद में क्षेत्रफल, इन दोनों गुणा करवाते फिर करते। ठीक है, वो बेसिक से करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक, मैंने आपको अभी जो पहले बताया वो आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में आपका हो जाएगा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A की आय B की आय से 25% अधिक है तो B की आय A की आय से कितने % कम होगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखो इसको मैं आपको शॉर्ट में ही करके बता रहा हूँ ताकि आप जो है जैसे आपके पास समय कम हो तो आप जल्दी से अपना बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू उसको लिख सकते हैं, 25% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 के 100, यानी 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमसे सवाल में कह रहा है कि A की आय B की आय से कितनी अधिक है, 25%, यानी कि अगर जो B की आय है अगर 4 है तो A का अधिक है, यानी कि 5 हो जाएगी A की आय। ठीक, A की आय कितनी हो जाएगी 5। अगर B की आय 4 है तो A की आय कितनी हो जाएगी 5। अब अगर B की आय A की आय से कितने % कम है, तो A की आय से कितने % कम है, ये 1 कम है A की आय से, तो 1/5 यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई 100, यानी कि 5 दूनी 10, तो 20% जो है हमारी यहाँ पर A की आय से कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती है तो उसका क्षेत्रफल नहीं शेषफल होगा, ये शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। बेसिक से करेंगे, फिर वही बात, बेसिक से करेंगे अलग तरीका होगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करने में तरीका किस तरीके से करेंगे। सिंपल है, जो ये शेषफल बच रहा है 132, इसी में हम क्या करेंगे 25 से डिवाइड करा दें। क्यों, क्योंकि ये जो 175 से जब विभाजित कर रहे थे 25 से पहले से डिवाइड है। ये यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये जो पहले संख्या दी गई है ये 25 से डिवाइड है कि नहीं, तो 25 सत्ते 175 कट रही है। ठीक है, यानी कि हम सिंपली इस सवाल का उत्तर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 132 शेषफल बच रहा था इसको हम जो है 25 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 25 पंचे 125, 125 7 132, यानी कि 7 शेषफल बच गया। तो शेषफल ही हमें ज्ञात करना, तो कितना हो जाएगा शेषफल, यहाँ पर शेषफल हो जाएगा हमारे यहाँ पर 7। ठीक है दोस्तों, थोड़ी स्लो करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और फिर 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, परीक्षा के अधिकतम अंक। ठीक है, तो सिंपल देखो 75% अंक प्राप्त किए हैं, एक बच्चा है जिसने 60% अंक प्राप्त किए हैं, उससे 30 नंबर ज़्यादा प्राप्त किए हैं उसने, यानी कि अगर परसेंट की वैल्यू देखी जाए तो कितनी ज़्यादा है, ये 75% इसने प्राप्त किए, लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसने 60% ज़्यादा प्राप्त किए, इसकी वैल्यू है 30 अंक के बराबर। ये अंक है, उस तरफ परसेंट लिखा है। ठीक है, तो 75 में से 60 घटा देंगे, आ जाएगा 15%, तो 15% की वैल्यू यहाँ पर 30 हो जाएगी, तो 15 दूनी 30, 1% की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। ठीक है, 1% की वैल्यू 2, हमें पूछा है परीक्षा के अधिकतम अंक, यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, 100 का गुणा हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ से 22वां क्वेश्चन है, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया, शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हों तो उसकी आय ज्ञात करना है हमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो हम सबसे पहले मैं इसको बेसिक से आपको करना बताता हूँ। हमने माना कि उसकी जो आय है वो आय है उसकी x। ठीक है, इसमें x में जो है उसने 4% चैरिटी को दान दे दिया, उसने जो है x में 4% चैरिटी को दान दे दिया। अब उसके पास कितना बचा,
बचा कितना उसके पास, x का 96% बचा उसके पास, ठीक है। वो कह रहा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब जो ये शेष बचा था हमारा x का 96%, इसमें से उसने दोस्तों 10% बैंक में जमा कर दिया। अच्छा, इसमें से जब उसने 10% बैंक में जमा कर दिया, जो x इंटू 96/100 लिखा है, इसमें से जब उसने 10% बैंक में जमा कर दिया तो उसके पास अब कितना बचा, 90%। तो जो ये वाली वैल्यू है, इसका 90% अब उसके पास बचा है। लेकिन हमें जो सवाल में वैल्यू दी गई है वो इसके पास फाइनल वैल्यू कितनी बची है, 8640। यहाँ से इसको जब हम पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, यानी उसकी I निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखो, इसको पहले मैं कैलकुलेशन इसकी छोटी करता हूँ। इसकी 1 0 से यहाँ पर 1 0 कैंसिल आउट कर दूंगा, 9 से इसको काट देंगे, 9 9 81 और 5 4 9 6 54, 96 से 96 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। अब देखो 100 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, बराबर के उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, सिंपल 10,000 इसकी जो है क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक कहाँ पर है। देखो यहाँ पर जो देखेंगे 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6, और इसके पहले कितने दशमलव हैं, 1, यानी कि 1 अंक बाद दशमलव इस तरीके से लग जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 0.6 डायरेक्ट आ जाएगा दशमलव, ठीक है। यहाँ पर जो कितना आएगा 0.6, यहाँ पर कितना आएगा 0.006 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले 6 के पहले कितने दशमलव हैं, सॉरी कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 0.06, क्यों, क्योंकि इसके पहले, इस वाले 6 के पहले कितने अंक हैं, 1 अंक है दशमलव के बाद। तो यहाँ पर सबसे अधिक मान कौन सा लगेगा आपको बताओ, 0.006 है, ये है 0.06, ये है 0.06, सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है 0.6, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है हमें। तो 3/5 लिखा है तो लिख देंगे, प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस बन जाता है, बटे में 2/5 लिख देंगे। सिंपल है, 5 लासा ले लेंगे, 3 - 2 हो जाएगा, 1/5 निकल के आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम या तकलीफ होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 24 80 का कितने परसेंट होगा, 80 का कितने परसेंट होगा, ठीक है। 80 का मैंने माना x%, 80 का x% 24 होगा, ये हमसे कह रहा है, ठीक है। तो बस सिंपल, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। इसकी 1 0 से यहाँ पर 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे, इसको काट देंगे, 8 3 24 3 हो जाएगा। 10 यहाँ पर बटे में है, उस तरफ जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 3 30 हो जाएगा, यानी कि 30% यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 26 का मान होगा, इसका मान निकालना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो 8a - 3b प्लस 3a प्लस 3b। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अगर कोई सेम वैल्यू है और उसमें प्लस और माइनस का अंतर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे 3b यहाँ पर माइनस का है, 3b यहाँ पर प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर 8a प्लस का और 3a प्लस का, तो 8 और 3 11a इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11a। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती मतलब होता है अगली संख्या, यानी कि 13 की अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 14। इसकी अगर पूर्ववर्ती पूछता तो पूर्ववर्ती हो जाती 12, ठीक है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली संख्या। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का मासा 16 है, उनका गुणनफल इतना है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। सिंपल, 2 संख्याओं का गुणनफल = लासा गुणा मासा होता है, ठीक है। गुणनफल हमें 6400 दिया गया है यहाँ पर, और एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें 16 दिया गया है। सिंपल, इसको काट देंगे, 16 चौके 64 400, यानी कि जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं यहाँ से हम लोग। दोस्तों मैं थोड़ी सी यहाँ पर स्पीड इंक्रीज करूँगा, अब जल्दी, मतलब स्पीड का मतलब जल्दी बताने की कोशिश करूँगा ताकि कम समय में आपका पूरा वीडियो हो जाए। देखो 29 मिनट हो चुके हैं, 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और हमें करने हैं 92 क्वेश्चन, यानी कि अगर इस स्पीड से हम करेंगे तो 92 क्वेश्चन करने के लिए 92 मिनट्स लग जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा समय होता है। तो इतना समय मैं आपका नहीं लूँगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर कि 25% को दशमलव में बदलने पर मान कितना होगा। सिंपल, 25% हटा, परसेंट लगा है यहाँ पर, जब इसकी परसेंट हटाएंगे 25 के बटे में आ जाएगा 100। अब कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर अगर 100, 1000, 10 नीचे कुछ भी लिखा है, ये जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 कुछ भी लिखा है,
तो अगर जैसे 100 लिखा है तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो सिंपल इसके 2 अंक बाद यानी कि 1 और 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं सिंपल, तो हो जाएगा 0.25। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो देखो ये तो फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जो कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हमें निकालना है। ठीक है। तो कभी भी दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तो मैंने अभी बताया था आपको, गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, इसका उल्टा कर दिया जाता है, 2/3 हो जाएगा। ठीक। लेकिन इसमें जो हम इसको गुणा भी करवा देंगे क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम हमें निकालना था, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। और किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकाला जाता है तो उसका आंसर 1 ही आता है। और किसी भी संख्या का अगर योज्य प्रतिलोम निकाला जाता है तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है। इतना याद रखना आप लोग। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 का 3 कितना परसेंट है। 4 का 3 कितना परसेंट है। देखो 4 का बोला है तो 4 को लिखेंगे नीचे, 3 कितना परसेंट है तो 3 को लिखेंगे ऊपर, मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, सिंपल है। 4 से इसको काट देंगे, 25 बार में कट जाएगा, 25 को 100, और 25 को गुणा 3 में करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 75%। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसको सॉल्व करना है। देखो ये जो माइनस लगा है यहाँ पर बाहर, इसके ब्रैकेट के अंदर गुणा करवाएंगे तो निशान हो जाएंगे चेंज, यानी कि ए, देखो बी यहाँ पर अंदर प्लस का है, जब इस माइनस को गुणा करवाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2a है, लेकिन जब ये वाला माइनस को गुणा इस वाले माइनस में करवाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2a, सिंपल। अब देखो a यहाँ पर है और 2a यहाँ पर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3a, और माइनस का b और बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो 3a माइनस b जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो 5 का स्थानीय मान इसमें निकालेंगे, कितना आएगा, 0.05। कैसे निकाला मैंने, दशमलव के बाद 2 अंक बाद यहाँ पर 5 है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है। इसका अगर मैं निकालूंगा तो 0.5 आएगा। कैसे निकाला मैंने, दशमलव के तुरंत बाद 5 है तो तुरंत बाद 5 यहाँ पर लिख देंगे। इसका अगर स्थानीय मान निकालूंगा 5, दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3 अंक बाद, तो 1 2 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक। ये कहाँ पर है, 1 2 अंक बाद है तो 0.05 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब हमसे पूछा है सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, तो सबसे अधिक देखो दोस्तों यही लग रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ तुरंत 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो हो जाएगी वो तीसरे वाले ऑप्शन की हो जाएगी। 2 4 6 8 क्या कहलाती हैं दोस्तों, 2 4 6 8 10 12, तो ये कहलाती हैं सम संख्याएं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13, तो ये हो जाएंगी हमारी कौन सी संख्या, विषम संख्याएं। ठीक है। और अभाज्य संख्याएं की बात करें तो हो जाएंगी 2 3 5 7 11 13। मतलब अभाज्य संख्याएं जो होती हैं खुद से कटें और 1 से कटें, उसके अलावा किसी से भी ना कटें, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं दोस्तों, इतना याद रखना। ठीक है। 2 फिर 3 फिर 5, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। 3 5 7 9 13 क्या कहलाती हैं, तो दोस्तों ये विषम संख्या कहलाती हैं। अभी मैंने जस्ट बताया पीछे, संख्या इतने में 3 अंक 3 का स्थानीय मान बताओ। तो किसी भी संख्या में स्थानीय मान निकालने के लिए अब 3 का निकालना है तो 3 लिख देंगे, 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 0 लगा देंगे, यानी कि इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 300। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या ये है, इसमें 5 के स्थानीय अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक। तो सिंपल है, देखो एक इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये संख्या लिखी है यहाँ पर 1 2 5, इसका योग निकालना है। अगर योग निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये 5 लिखा है तो इसके नीचे 5 लिख दो, बाकी सब जगह 0 कर दो, जहाँ भी अंक है यहाँ पर 0 कर दो, यहाँ पर 0 कर दो, यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 लिख दो, क्योंकि 5 के स्थानीय मान का योग पूछा है। तो सिंपल हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 50,005, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 150 को 3 से भाग करने पर भागफल कितना आएगा। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार दोस्तों, बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 5 15 50 आ जाएगा। ठीक। जो कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 7/5 का व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि 5/7 हो जाएगा इसका। ठीक है। जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया गया है।
गुणनफल निकालना है 41 नंबर क्वेश्चन में। मैंने अभी बताया था 5 और 4 का गुणा करवा लेंगे, दशमलव करेंगे नेगलेक्ट, यानी कि 5 चौके 20 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर दशमलव गिनेंगे 1 2 3 अंक बाद दशमलव है तो कहाँ लगेगा 1 2 और 3 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.02। तो 0.02 ये रहा यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 27 से पहले क्या आता है 26, अगर अनुवर्ती पूछता तो हो जाती है 28, ठीक। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं दोस्तों सॉरी दोस्तों जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो कहलाती हैं विषम संख्याएं, और जो 2 से विभाजित होती हैं वो कहलाती हैं सम संख्याएं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि एक क्या है? तो एक दोस्तों हमारी यहाँ पर ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक है हमारी विषम, एक आ जाती है हमारी विषम वाली कैटेगरी में, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि भिन्न 6/9 क्या है? तो भिन्न 6/9 है एक सम भिन्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। 1 सही 3/5 क्या है? तो 1 सही 3/5 को कैसे लिख सकते हैं? देखो इसका 5 का गुणा इसमें कराओगे, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 इसको लिख सकते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि 0.05 का मान है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.05 को, तो पहले इसके नीचे लिख लेंगे 1, दशमलव हटाएंगे 1 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब सिंपली इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 0.05 को हम लिख सकते हैं 1/20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 6वां। 6 ग्राम है, 6 ग्राम क्या है? इसको किलोग्राम में बदलना है। देखो तो किलोग्राम में बदलने के लिए सिंपल 1000 का करवा दिया जाता है भाग, ठीक है। तो ग्राम से किलोग्राम में बदल जाएगा ये, तो 1000 से जब भाग करवाएंगे तो 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद पहले ऑप्शन में हमारा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं यहाँ पर हम कि किसी गांव की जनसंख्या 750 है, उस गांव में यदि 50 व्यक्ति निरक्षर हैं तो साक्षरता का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताइए, कोई गांव है उसमें 750 टोटल व्यक्ति रहते हैं, जनसंख्या है, उसमें से 50 व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे अगर व्यक्तियों की बात करूँ मैं कितने हो जाएंगे? 700 हो जाएंगे। बताओ 750 में से जब 50 व्यक्ति अनपढ़ हैं यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो 700 व्यक्ति ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, और टोटल जनसंख्या कितनी थी? 750। हमें यही परसेंटेज निकालना था, तो यहाँ पर गुणा करवा देंगे 100 से, ठीक है। देखो 0 से 0 खत्म कर देंगे, 25 थी 75 और 25 चौके 100, ऊपर 70 और 4 का गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28 280, और बटे में नीचे बचेगा 3। इसको जब भाग करेंगे 3 नम 27, 28 1 0 3 3 9, तो 93 पॉइंट के समथिंग आएगा, तो 93 पॉइंट समथिंग दूसरे ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 600 छात्रों के एक विद्यालय में 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का प्रतिशत बताइए, बालिकाओं का प्रतिशत बताइए, हाँ सही है। तो 240, देखो 240 बालिकाएं हैं, कितने हैं टोटल बच्चे हैं? 600। बस यहाँ पर 100 का गुणा करवा देंगे सिंपली, कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 खत्म, 6 से इसको काट देंगे, 6 चौके 24, यानी कि 40%। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जो तरीके वो हैं हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास जैसे समय कम बचे, अगला क्वेश्चन है कि 250 केलों में से 50 केले एक कक्षा में बांट दिए जाते हैं, कितने % केले शेष बचे हैं? अच्छा 250 में से 50 बांट दिए, कितने बचे? 200 बचे भैया। 200 बचे कितने में? 250 केले थे और 50 बढ़ चुके, तो 200 बचे, तो 200/50 कर 250 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 को करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 खत्म कर देंगे, 25 चौके 100, और 4 का गुणा जब 20 में कर देंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा, यानी 80% केले अभी शेष बचे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 651 मीटर लंबे फीते में इतने मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सिंपल है, जो 651 दिया गया है इसमें भाग करवा देना पड़ता है हमें 18.6 का, जितने छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं उसका भाग कर देते हैं टोटल लंबे फीते में, ठीक है। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे 0 है अगर यहाँ पर, तो 5 तो लास्ट में आएगा ही, तो देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गए हमारे, ठीक है। अब देखो 18 दूनी 36, 18 थी 54, लगभग पहले 3 बार जाएगा, तो 3 बार यही हो जाएगा, यानी कि 35 बार में ये पूरा यहाँ पर 186 से कट जाएगा, तो
हमारे जो है 35 टुकड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, 53 नंबर कि इसका हमें मान निकाल। देखो घटाने के लिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ जो हम लोग बच्चों को भी बता सकते हैं। ये तरीका कि दशमलव के नीचे दशमलव लगा लिए। ठीक है, अब देखो दशमलव के यहाँ इस तरफ कितने अंक है, 1 है, ओनली 2। ठीक है, और इस तरफ कितने हैं, 2 अंक हैं, यानी कि 2 और 5। इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लिख लेंगे। अब इसको घटाना है तो घटा देंगे। देखो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 3.15, जो कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि 0.025 प्रतिशत रूप होगा। इसको परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 100 का करवाना पड़ेगा गुणा। जब 100 का गुणा करवाएंगे तो ये 25 लिख देंगे। यहाँ पर 1-2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर खिसक के आ जाएगा, यानी कि 2.5% यहाँ पर हो जाएगा। तो 2.5% हमारे पास तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 15 रुपये के कितने रुपये का 20% है। अच्छा, हम मतलब कितने रुपए का 20% निकालें कि हमारे पास 15 आ जाए। ठीक, तो अगर मैं जो है 75 का 20% निकालूं, देखो 75 का 20% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 20 25 100 5 और 15 15 75, तो 15 मेरे पास आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 75। मैंने ऑप्शन से उठा लिया इसको। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज। देखो 50 छात्र थे टोटल, 40 उसमें से पास हो चुके हैं, तो 10 बच्चे फेल हो गए, कितने में, 50 में। बस इसका परसेंटेज निकालना था फेल बच्चों का। तो 50 से 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, यानी 20% बच्चे जो है टोटल फेल हो चुके हैं। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120 मासिक बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखो सिंपल है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आय बराबर जो होता है हमारे पास वो होता है खर्चा प्लस बचत। ठीक है, मैंने माना कि उसकी आय 100 थी, 100 में से वो कितना 80% खर्च कर रहा था, यानी 80 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है, वो 20 बचा रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन सवाल में हमें बचत कुछ और दी गई है। यहाँ पर 120 रुपये बचाता है, लेकिन हमें यहाँ पर कितना बचा रहा है, 20। इससे ये कितना गुना है, 6 गुना ज़्यादा है। 20 छक्के 120। हमसे पूछा उसकी आय, तो हम सिंपल आय में भी 6 गुना कर देंगे यहाँ पर। तो जब इसका हम 6 गुना निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो आय हो जाएगी वो हो जाएगी 600। 58 नंबर क्वेश्चन है, इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, 45% छात्र कॉमर्स में तथा गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, यदि दोनों विषय में 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। अंग्रेजी में 40% पास हुए, ठीक है, 40 प्लस फेल हुए हैं। यहाँ पर 45% कॉमर्स और गणित में हुए हैं, तो इसको भी प्लस कर देंगे। जो दोनों विषय वाला दिया रहता है इसको हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो 40 और 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 85, और 85 में जब हम 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 60, यानी कि 60% बच्चे जो है टोटल फेल हुए यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 है यहाँ पर कि दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है तो संगत बारंबारता के। ठीक है, जो बारंबारता होती है, देखो ये दंड आरेख इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये तो दंड की लंबाई मतलब ये जो लंबाई है ये किसके समानुपाती होती है, तो बारंबारता की। यहाँ पर बारंबारता रहती है बगल में। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में विजातीय व्यंजक क्या है। तो विजातीय व्यंजक यहाँ पर देखेंगे हमसे कह रहा है कि ये है विजातीय व्यंजक। क्यों, क्योंकि देखो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें भी y है। देखो यहाँ पर z है, लेकिन यहाँ पर z स्क्वायर है, तो ये विजातीय होगी क्योंकि ये दुई घात है, इसमें एक घात है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 और p का योगफल कितना होगा, तो सिंपल 6 + p, यानी कि दूसरा ऑप्शन। ये तो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 62 है, 3 असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। एक भुजा इस तरीके की, एक भुजा इस तरीके की, एक भुजा इस तरीके की। ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। सब अलग अलग भुजाएं हैं तो क्या हो जाएगा, विषमबाहु। अगर सब बराबर भुजाएं होती तो समबाहु। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता तो हो जाता समकोण त्रिभुज। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन,
तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज को अभी बताया मैंने जस्ट समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज तो उसको समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हों जिसकी, ठीक है। तो ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं न्यून कोण वाले को, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग कितना होता है। तो वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखो समद्विबाहु समकोण, समकोण का मतलब यहाँ पे 90 बनेगा और समद्विबाहु का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना बनेगा, 90 ही बनेगा, ठीक। आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, ठीक। ये पता होगा आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक आयत खींच दूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर सब कहीं देखो 90 का यहाँ, 90 का यहाँ, 90 का यहाँ, 90 का यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है बराबर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप आएंगे पेपर में आपके, तो मैं क्या आप भी बता सकते हैं कि आपसे बहुत ही तुरंत बन जाएंगे, बहुत ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण दिया गया है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमसे उसने पूछा है जिसका विकर्ण हमें दिया गया है। तो ये मैं यहाँ पर वर्ग खींच लेता हूँ दोस्तों आपको समझाने के लिए। ये वर्ग है, ठीक है। इसका ये विकर्ण है। अगर इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ये ए है, वर्ग की भुजाएं सभी बराबर रहती हैं, तो इसका विकर्ण होता है वो होता है a√2। ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो अगर a√2 विकर्ण का फॉर्मूला होता है, लेकिन सवाल में हमें दिया गया है विकर्ण 5√2, तो सिंपल यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, 5। यानी कि जो हमारी वर्ग की भुजा है वो कितनी निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। हमें निकालना था वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर कर देंगे तो 25 वर्ग सेंटीमीटर जो है यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का। 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में हो सकते हैं, तो एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो न्यून कोण, ठीक है। एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं। एक अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, तो समकोण होता है। देखो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण का मतलब क्या है कि अगर कोई ये वृत्त बना दिया मैंने और ये इसका केंद्र है, अगर ये अर्धवृत्त कर दें, इसको काट दें बीच से, तो यहाँ से हम कहीं पर भी कोण इस तरीके से बनाए, ये 90 का ही बनेगा हमेशा। ये यहाँ पर हमेशा 90 का कोण बनेगा, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। 72 क्वेश्चन नंबर देखें क्वेश्चन का कि किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग कितना। तो अंतः कोणों का योग होता है भाई साहब हमारे पास दो समकोण। दो समकोण का मतलब 180 कह रहा है हमसे, ठीक है। क्योंकि एक समकोण का मतलब 90 डिग्री और दो समकोण का मतलब 90 + 90 यानी 180। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। अगला क्वेश्चन है कि 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखो स्थानीय मान निकालने के लिए मैंने बताया 3 लिख दो पहले। अब यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर है, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, यानी 300 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 74 नंबर, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा। जैसे 1/3 है तो यहाँ पर 3/1 रहना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ये 1/5 है तो यहाँ पर 5/1 रहना चाहिए था, ये गलत हो गया। ये 5/6 है तो यहाँ पर 6/5, देखो ये सही है। इसका ये जस्ट उल्टा लिखा है यहाँ पर, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर कि 2.4 और 0.5 का मान ज्ञात करना है। हमें तो गुणा करना है सिंपल। 24 का गुणा 5 में करवा देंगे, 24 पंचे 120 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 1.20 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको कुछ नहीं करना है। 5x + 7x - 3 ब्रैकेट से बाहर निकाला, 7 और 5 हो जाएगा 12x - 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 12x - 3 तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वृहत कोण कौन सा है। तो वृहत कोण जो दोस्तों होता है वो होता है हमारा कितना, 305 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो 80 और 90 के बीच में देखो कौन कौन सी हैं अभाज्य। तो देखो 81 तो कट जाती है हमारी, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें अगर 87, तो 87 भी कटती है हमारी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 83 और 89। 80 और 90 के बीच में 83 और 89 ऐसी दो संख्याएं हैं जो या तो सिर्फ खुद से कटती हैं या एक से कटती हैं, ठीक है।
जैसे कि 89, 89 इंटू 1, सिर्फ इतना ही इसको कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक, अब देखते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 90 डिग्री कोण को कहते हैं समकोण। ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। 80 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कहते हैं जीवा। जैसे कोई भी वृत्त है, ये यहाँ पर इसके जो दो बिंदु हैं, इसको अगर ऐसे मिला दें तो वो कहेंगे जीवा। ठीक है, और दोस्तों एक बात और बता दूं, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम व्यास बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या। देखो 5 से जो विभाज्यता का नियम होता है, वो संख्या का जो लास्ट अंक होता है उसको या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। देखो इसका 0 5 में से कुछ नहीं है, ये ऑप्शन गलत। इसका 0 5 में से कुछ नहीं है, ये ऑप्शन गलत। इसका 0 और 5 में से लास्ट में कुछ नहीं है, ये ऑप्शन गलत। इसमें देखो 5 दिया गया है लास्ट में, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है हमारा 5 से विभाज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 की 15% का भिन्न रूप लिखिए। तो 15% जब हम लोग हटाते हैं तो बटे में 100 लिख देते हैं। 5 से इसको काट देंगे, 5 × 15, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम देखेंगे 83। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि 9 का अपवर्त है। 9 का अपवर्त का मतलब क्या है कि 9 का हमें जो पहाड़ा लिखना है एक हिसाब से आगे। देखो इसमें तो है नहीं, इसी ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्त का मतलब 9 का अंतर हो इसमें। 9 दूनी 18, 9 × 27, 9 × 24, यहाँ पर 9 का अंतर, यहाँ पर 9 का अंतर, यहाँ पर 9 का अंतर। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना है। देखो तो 33 तो यहाँ पर 11 से कटता है, ठीक है, और यहाँ पर 33 11 से कटता है। यहाँ पर 39 3 और 13 से भी कटता है। लेकिन 31 और 37 ऐसी संख्याएं हैं दो जो किसी से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो 31 और 37 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 85 कि 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, उनका महत्तम 100% 12 है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? सिंपल है, 12 का गुणा क्या करेंगे, जो अनुपात दिया गया इसमें करवा देंगे। यानी कि 12 का गुणा 1 में करवाएंगे तो 12 एकम 12, 12 गुणा 2 में करवाएंगे 12 दूनी 24, और 12 गुणा 3 में करवाएंगे तो 12 तिहाई 36। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सही। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? ठीक है, 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो 30 का सिंपली हमें निकालना है 80%। 30 का 80% निकालेंगे, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 3 अट्ठे 24, यानी कि 24 बच्चे जो है हमारे उत्तीर्ण हैं यहाँ पर। ठीक, 18% का भिन्न रूप क्या है? तो भिन्न रूप निकालने के लिए मैंने बताया कि परसेंट हटा के नीचे 100 कर दिया जाता है। 2 से काट देंगे 2 नाम 18, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, यानी कि 9/50 जो है 18% का भिन्न रूप हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन वैल्यू। 88 नंबर क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों और 2 लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बांटता है। एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बताओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर 4 लोगों में कोई चीज़ बांटी जा रही है। ठीक है, देखो 2 लड़का हैं 2 लड़कियां, तो 4 लोगों में बांटी जा रही है और बराबर बराबर है। तो देखो इस तरीके से 1 2 भाग हो गए और इस तरीके से इसके 4 भाग, बराबर बराबर हैं सभी भाग। तो एक लड़की का हिस्सा कितना है? देखो लड़की का हिस्सा 1 है, यहाँ पर एक लड़के का हिस्सा है, एक लड़की का हिस्सा है, एक लड़के का, यानी कि टोटल हिस्से कितने हैं 4। और लड़की को कितना मिला? एक लड़की को मिला 1, यानी कि 1/4 जो है एक लड़की का हिस्सा है यहाँ पर। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। देखो 5 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 लिख देंगे, यहाँ पर इसके अंक कितने अंक हैं? 1 2 3, दशमलव तक देखा जाता है। ठीक है, 1 2 3, तो 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। सॉरी 3 नहीं, 4 अंक हैं, 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 0 लग जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये सवाल में दिया नहीं गया है हमें, तो सवाल में दिया गया है हमें 5/10,000। तो इसको मैं अगर चेंज करूँ तो 1 लिख लूँगा नीचे, दशमलव हटा के 1 2 3 4 0 बढ़ा दूँगा। तो बात तो वही है, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको 0.0005 लिख दो। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की संख्या का अपवर्त ज्ञात करना है। तो इसका अपवर्त 5 है, मतलब उसमें सवाल कुछ गलत है यहाँ पर। ठीक है, अंकों 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखो 9 5 0 1 से संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक ले लेंगे 9, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0। ठीक है, सॉरी दोस्तों,
तो यहाँ पर 95/10 जो है इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है भाई, देखो पदों इतने में सजातीय पद कितने हैं। तो देखो सजातीय पद कौन कौन से, x² y, ये है यहाँ पर हमारा xy², ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया, देखो, और ये हमारा xy² और ये है x² y। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो ये x² y यहाँ पर भी है और x² y यहाँ पर भी, तो सजातीय पद में एक हो जाएगा x² y, ठीक है। अच्छा, और ये xy² है और ये भी xy² है, ठीक है। तो x² y और यहाँ पर कुछ गलत है यहाँ पर दोस्तों। चौथा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि सजातीय पद पूछ रहा है हमसे जो एक ही जात के हों, ठीक है। तो देखो x² y माइनस का ये एक ही जात के हैं और x² y प्लस का ये भी एक जात के हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको जो है टोटल 92 क्वेश्चंस जो बहुविकल्पी मैंने आपको करवाए ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सा भी अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना बेझिझक, मैं आपको उसका वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और यदि इसकी आपको अति लघु उत्तरीय की सीरीज़ चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करना। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं अति लघु उत्तरीय की सीरीज़ भी यहाँ पर चालू कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद जो है थर्ड सेमेस्टर का भी मैं आपको दोबारा बता दूंगा। एक बार मैं टोटल करवा चुका हूँ थर्ड सेमेस्टर के लिए, लेकिन मैं 2025 के हिसाब से दोबारा बता दूंगा एक बार, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, फिर से वही बात कहूँगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है पहली बार आए हैं तो, ठीक। तो चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।